सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बजट इजलास का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ रहनुमाओं की तकारीर भी हो रही। जवाब दर जवाब मामलात सामने आ रहे हैं। कौमी असम्बली में जब बजट पेश किया गया, फिर अपोजिशन लीडर ने तकरीर की, उनकी तकरीर के बाद वफाकी वज़ीर असद उमर ने तकरीर की, फिर बिलावल भुट्टो साहब जो दूसरी बड़ी अपोजिशन जमात के सरबराह हैं, उनकी तकरीर के बाद हम्माद अज़हर साहब ने उनकी तकरीर का जवाब दिया। अब ये मामला कदरे ठंडा होकर एक दूसरे की तकरीर और तकरीर में होने वाली तंज तक तो महदूद है, लेकिन वो जो पहले 2 दिन हंगामा आराई का मंजर रहा है वो अब कम अज़ कम कौमी असम्बली में उस तरह से नहीं है। अब सूरत हाल आज KP के इजलास जो है वो भी चल रहा है, बजट के हवाले से वहाँ पर भी बजट पेश किया जा रहा है, लेकिन मामला ये है कि हुकूमत इस बजट को अवाम दोस्त और पाकिस्तान की तरक्की के बजट कह रही है, जबकि अपोजिशन इस बजट को अवाम दुश्मन बजट कह रही है, जिसमें अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तकलीफ है। अगर इस बजट से अपोजिशन जो बात निकाल रही है, क्या उसी तरह से पाकिस्तान की मईशत चल रही है, या जो हुकूमत दावा कर रही है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर जानिब गामजन है, उस जानिब है। लेकिन मसला ये है कि इन तमाम तर का जो इफ़ेक्ट है अगले 1 साल के अंदर वो आम आदमी के लिए किस तरह से है, उसका जवाब देना लाजिम है। आज भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हम पूरे मुल्क की बात करते हैं और हमें सिंध के हवाले से बार बार बात की जा रही होती है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर इतनी माशी तौर पर बेहतरी हो गई है तो फिर IMF के प्रोग्राम से हुकूमत को निकल आना चाहिए। अगर माशी ग्रोथ का ये लेवल इस तरह से आगे बढ़ रहा है तो फिर क्यों है। ये इस तमाम तर सूरत हाल पर बात भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा अख़ुंज़ादा चटान साहब हैं। चटान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और हमारे साथ मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अहमद जवाद साहब मौजूद हैं। अहमद जवाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगाज़ करेंगे मैं चटान साहब आपसे। बजट पेश हो गया, आपके इधर सिंध असम्बली में भी बजट पेश हो गया है जहाँ आपकी हुकूमत है। दोनों जानिब बजट हो गया। वफाक से बहुत सारे गिले शिकवे हैं, सिंध को NFC का मामला बहुत ज़्यादा है, उनके हिस्से का बहुत ज़्यादा है और मुसलसल इस पे बात भी वो कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत का जो एतराज़ वफाकी हुकूमत का है कि पिछले 13 साल के तरक्याती बजट का अगर तखमीना लगाया जाए तो वो बजट पूरे सिंध में कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि अगर वो तरक्की के जो दावे कर रहे होते हैं, जिस बिना पर आप कर रहे हैं, वहाँ तो फिर वो कह रहे थे आज वफाकी वज़ीर के कैलिफोर्निया बन जाना चाहिए था सिंध को। तो सर, एक दूसरे पर बस एतराज़ात और एक दूसरे के बजट को नामंजूर करके बस यही कुछ चलेगा, या वाकई कुछ चीज़ नज़र आएगी कि वफाक अगर कोई काम नहीं कर रहा तो आप कम अज़ कम जो जहाँ पर आपकी हुकूमत पिछले 13 साल से है वो कुछ काम करती दिखाई दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी मुदस्सिर साहब, जमहूरी निज़ाम चलने का एक तरीक़ाकार है सारी मुहज़्ज़ब दुनिया में, वो हमारे मुल्क में भी है। वो ये है कि हुकूमत का काम होता है काम करना। सही। जो जिस वादों पे, जिस मैनिफेस्टो पे कौम से उन्होंने वोट लिया है, वो असम्बली में आके 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदों को बताना है कि हमने इस मैनिफेस्टो पे, इन वादों पे कौम से वोट लिया है और हमने इसमें हमारे 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, ये हमारा प्रोग्रेस है। पहले साल हमने इसमें इतना प्रोग्रेस किया था, अपने इतने वादों पे अमल किया था, फलाना साल हमने इतने पे किया था और 5 साल पूरे होते हुए हमने जो मैनिफेस्टो कौम को दिया था इस पे अमल कर रहे हैं। ये है काम हुकूमत का। अपोजिशन का काम है, अगर वो समझते हैं कि हुकूमत गलत बयानी से काम लेते हैं, हुकूमत गलत फिगर्स कोट करते हैं, कौम को एक बार फिर धोखा देते हैं, कि वो इस पे आवाज़ उठाए। अगर इसके आवाज़ को नहीं सुना जाए तो वो वहाँ पे एहतजाज करे। एहतजाज का भी एक लिमिट है कि वो अपने बेंचों पे खड़े हो के एहतजाज करेंगे, गैर पार्लिमान ज़बान का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा जाके जो स्पीकर डाई से, ये हद है, इससे ज़्यादा आगे कुछ नहीं है कि वहाँ पे वो जाके और इसके सामने खड़े हो के एहतजाज करें। ये अपोजिशन का हक है। अब इस तरह का हुकूमत है कि वो कह रहे हैं अपोजिशन से कि अगर आप एहतजाज करेंगे तो फिर हम भी एहतजाज करेंगे। अगर आप लोग हमारे बात नहीं सुनेंगे तो हम भी आपके बात नहीं सुनेंगे। अगर आप
हमसे पूछेंगे तो हम आपके माजी की हुकूमतों के बारे में आपसे पूछेंगे। तो भाई आप हुकूमत है, अगर आपने पूछना है तो इदारों के जरिए पूछे। अगर हमने कोई करप्शन किया है तो आप तो कोई खातिर में नहीं लाते हैं, ना आपने किसी खातून को माफ़ कर दिया, ना आपने किसी मर्द को माफ़ कर दिया, न बीमार को माफ़ कर दिया। तो अभी तक तो आपने साबित कुछ नहीं किया, तो फिर आप बार बार दोहराने की ज़रूरत क्या है? तो 4 दिन तक अपोजिशन लीडर स्पीच कर रहे थे, और ये पहली बार है तारीख में किसी भी जमहूरी हुकूमत में कि अब हुकूमत एहतजाज कर रही थी और हुकूमत बाइकाट कर रही थी। हमारा बजट में 4 बड़े बड़े तहफ़्फ़ुज़ात है। अगर आपका इजाज़त हो तो मैं अपोजिशन की तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो बयान करूँ। सबसे पहला तहफ़्फ़ुज़ हमारा ये है कि भाई ये बजट मुअल्लिक़ है, क्योंकि IMF के साथ आपके अभी तक डील जो है वो कंफर्म नहीं हुआ है। न आपने ऐलान किया है कि अगर हमारी शराइत पे IMF हमारे साथ डील नहीं करते तो हम निकल गए IMF से। तो तब तक ये मुअल्लक़ है, क्योंकि ज़्यादातर शराइत तो IMF के इसमें है, लेकिन कुछ शराइत वो है जैसे बिजली का बिल बढ़ाना, पेट्रोल लीवी को बढ़ाना, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिससे आम जिंदगी सब्सिडी के खात्मा और कुछ टैक्सेस का बढ़ाना। बिल्कुल ठीक। जी जी। दूसरा इतराज़ हमारा ये है कि इसमें नवाजा गया है चंद लोगों को और बड़े बड़े सरमाएदारों को। हमारा बैकबोन क्या है पाकिस्तान का? एग्रीकल्चर है। हमारा एक्सपोर्ट क्या है? एग्रीकल्चर है। हमारा फूड सिक्योरिटी क्या है? एग्रीकल्चर है। इसके लिए आपने 12 अरब रुपए रखा है, लेकिन जो मोटर कंपनियों वाले लोग हैं, जो कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े बिल्डर हैं, इनके लिए और बड़े बड़े लोगों के लिए आपने बड़े बड़े मराहत और बड़े बड़े सब्सिडीज रखी है। सही। तो दूसरा हमारा इस पे जो सबसे बड़ा इतराज है वो ये है कि इस बजट में गरीबों को जो है न छोड़ा है और तनख्वाहदार तबके को न छोड़ा है। और इस बजट और तीसरा हमारा ये है कि आपका अगर दावा है कि हमने 4.3 ग्रोथ किया है GDP में, तो वो आपके बजट में नजर क्यों नहीं आ रहा है? इतना महंगाई में, ये कोविड में, फिर इसका फायदा गरीब को क्यों नहीं पहुंच रहे? इसकी सैलरी की शक्ल में, इसकी पेंशन की शक्ल में, और इसके खुर्दनूश के आशिया की कीमतों को कम करने की शक्ल में, अद्वियात की रिफ्लेक्शन करने की शक्ल में। ये हमारे इस बजट पे तहफ़्फ़ुज़ात है, और इसका हमें जवाब नहीं मिल रहा है, हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही। अच्छा, ये बात भी कर लेते, क्योंकि अहमद जवाद साहब भी मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, वैसे भी पढ़े लिखे हमारे दोस्त हैं। अहमद जवाद साहब, जब मुआशी तरक्की हो रही है तो फिर बेरोज़गारी सर क्यों है? अगर मुआशी तरक्की हो रही है तो फिर महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। बजट एक दिन पेश हुआ, ठीक 2 दिन के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो तो ऑटोमेटिकली वो उसकी रिफ्लेक्शन मंडियों में, आम बाज़ारों में, चीज़ों में महंगाई की सूरत में वो नज़र आ रही है। तो फिर ये बजट एक आम आदमी के लिए तो फिर ना हुआ। देखिए मुदस्सिर साहब, बात ये है कि सबसे पहली बात कि सिंध हुकूमत के हवाले से भी आपने एक क्वेश्चन रेज किया था कि बिल्कुल तनकीद करनी चाहिए अपोजिशन को, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी सियासी जमात पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कोई परफॉर्मेंस दिखाने की, तो उस सियासी जमात का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और वो क्यों है उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद पाकिस्तान की सियासी जमात है कि जो सिंध में पिछले 13 साल से हुकूमत कर रही है। जो सवालात किए जा रहे हैं PTI की हुकूमत के हवाले से, काश ये सवालात जो हैं इनके जवाबात जो हैं अगर सिंध में पिछले 13 साल में ढूंढे जाते तो आज सिंध जो है वो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता सूबा होता। सिंध में पिछले 10 सालों में 8,000 अरब का बजट दिया गया है सिंध को, उसमें से 2,500 अरब जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट बजट है। अब आप मुझे बताएं 2,500 अरब रुपए की डेवलपमेंट पिछले 10 साल में आप दिखाएं कि वो सिंध में कहाँ पे हुई है। जब आप सिंध की हालत देखते हैं और ख़ासतौर पे कराची की हालत देखते हैं, और फिर ये भी एक और चीज़ आप याद रखें कि पिछले 10 सालों में तकरीबन 800 अरब रुपया ये हुकूमत हर बजट में टोटल जो है वो लैप्स कर चुकी हुई है। यानी अगर ये मजीद फंड्स अगर इनको चाहिए तो उसके लिए क्या ही ज़्यादा अच्छा होता कि ये 800 अरब जो हैं जो कि इन्होंने लैप्स कर दिए मुख्तलिफ बजटों में पिछले 10 सालों में, उसको इस्तेमाल करके कोई अवाम की फलाह बहबूद पे खर्च करते। अब आ जाते हैं हमारे फेडरल बजट के ऊपर। देखें फेडरल बजट जो है इसलिए अच्छा है इस दफ़ा
कि इसके अंदर इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो कि मुआशी अशारिये जो पेश किए गए थे बजट से पहले, अगर आप उनको देखें तो वो तमाम के तमाम पाकिस्तान के एक अच्छे मुस्तकबिल की निशानदेही करते हैं। मैं उसकी लिस्ट में नहीं जाता क्योंकि उसको हम कई दफ़ा रिपीट कर चुके हुए हैं टॉक शोज़ के अंदर, और अवाम को भी अब वो मेरा ख्याल है कि याद हैं कि जिसकी हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो गए। आज पाकिस्तान का बजट जो है वो पिछले 3 साल में सबसे बेहतरीन बजट इसलिए है कि इस बजट में हम उस टेक ऑफ पोजीशन में आ गए हैं इकॉनमी की, जो कि पिछले साल हम एक सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे और उससे पिछले साल हम एक बैंकरप्सी से निकलने की कोशिश कर रहे थे, और कोरोना के खतरात अपनी जगह जो है ना वो चल रहे थे। लेकिन इस साल का बजट जो है वो एक बड़ा प्रॉमिसिंग बजट है। इसमें जहां मुल्क में बिजनेस और इंडस्ट्री को की बेहतरी के लिए स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, वहाँ पे एक आम आदमी की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए उसके लिए भी काम हो रहा है, चाहे वो एहसास प्रोग्राम के तहत हो रहा है, चाहे वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा है या पेंशन में इजाफा है या दूसरे इंसेंटिव्स जो दिए जा रहे हैं, वो सारे के सारे वो भी अवाम को उसका यकीनन उसको रिलीफ मिलेगा। आपने बीच में जिक्र किया था पेट्रोलियम प्राइसेस में दोबारा इजाफा हो गया। हमें ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान इस रीजन के अंदर, जिस रीजन में 7-8 कंट्रीज जो हैं, जो कि इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान को छोड़ दें क्योंकि उसका तो अपना ऑयल होता है, इन कंट्रीज में पेट्रोलियम प्राइसेस को आप पाकिस्तान से कंपेयर कर लें और इनमें से किसी एक कंट्री का बता दें कि उसकी पेट्रोलियम प्राइसेस जो है पाकिस्तान से ज़्यादा है। पाकिस्तान को पेट्रोलियम प्राइसेस में बिल्कुल इजाफा करना पड़ता है जब भी इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम की प्राइसेस में इजाफा होता है, और इसका एक हल हो सकता था कि अगर हमने कोई पिछले 10-15 सालों में कोई ऐसी प्लानिंग की होती कि जिसमें हमारा पेट्रोलियम ऑयल के ऊपर जो रिलायंस है, क्योंकि इंपोर्ट करना पड़ता है आपको, अगर वो कम किया जाता। और वो कम कैसे किया जा सकता था कि अगर हम अपनी बिजली और एनर्जी की ज़रूरियात जो हैं वो हम अल्टरनेट एनर्जी के ऊपर शिफ्ट कर लेते, और ये कोई ऐसा मेरेकल नहीं है, ये बिल्कुल आपके साथ ही एक मुल्क है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सबसे बड़ी इंपोर्ट ऑयल की है अहमद जवाद साहब, लेकिन वो टैक्सेस के मामला जिसमें आप ही के वजीर माजी में कहा करते थे कि इतने ज़्यादा टैक्सेस जो हैं, यानी पेट्रोलियम की असल कीमत से ज़्यादा टैक्सेस हैं, वो डिफरेंट टैक्सेस है, उसमें सेल्स टैक्स के हैं, लेविस टैक्स है, मुख्तलिफ टैक्सेस मिला के वो बड़ा है। तो वो टैक्सेस भी कहीं कम नहीं हुए क्योंकि आप लोगों ने भी 3 साल में इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर जो है वही ज़्यादा रिलाय किया, और डायरेक्ट टैक्सेस का मामला वो आपके भी सामने, हमारे सामने, उस तरह से वो चीज़ें नहीं हुई। लेकिन मैं आपसे ये कि जो एतराज़ात अभी चटान साहब नहीं चले, इन्हीं एतराज़ात को लेके कि IMF से तो अभी क्लियरेंस नहीं हुई और बजट ये आ गया है क्योंकि अभी तक नेगोशिएशन चल रही थी 6ठा और 7वां जायज़ा के ऊपर भी। दूसरा जो है वो कहा गया कि ये जो बड़े सेक्टर्स हैं उनको तो नवाजा गया है, छोटे जो सेक्टर्स हैं जिसमें ख़ासतौर पर ताजरों का भी कल यही कहना था कि हमें नहीं देखा गया, बड़े इंडस्ट्री को तो ज़रूर देखा गया। किसानों का भी ये है कि जी हमें नहीं देखा गया और सिर्फ बड़े बड़े कुछ सेक्टर्स हैं उन तक देखा गया। तो ये क्यों फ़र्क हुआ कि ऊपर ऊपर ज़्यादा मरात हैं, नीचे उसकी रिफ्लेक्शन नहीं है? देखें मुदस्सिर साहब, जब भी आप किसी एक सेक्टर के लिए इंसेंटिव्स या रिफॉर्म्स का ऐलान करते हैं, वो हरगिज़ सिर्फ जो है वो उस सेक्टर के बड़े बिजनेसमैन या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए नहीं होता, वो अक्रॉस द बोर्ड होता है। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कोई अगर रिलीफ है तो वो चाहे कोई 1 अरब का प्रोजेक्ट करे या 1 करोड़ का प्रोजेक्ट करे, दोनों को वो रिलीफ मिलता है। अगर एग्रीकल्चर के अंदर इंसेंटिव्स दिए जाते हैं तो वो नीचे हर किसान तक सबको मिलते हैं। इसमें ये नहीं होता कि आप जिस सेक्टर के लिए आप कोई रिफॉर्म्स या रिलीफ लेके आते हैं तो वो सिर्फ जो ऊपर के जो टॉप के जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं सिर्फ उनको फायदा पहुंचाना मकसद होता है, ऐसा हरगिज नहीं है। और जहां तक ये ताजरों की बात है, ताजरों के लिए इस दफा जो टैक्स के हवाले से जो रिफॉर्म्स लाई गई हैं उसमें सेल्फ असेसमेंट स्कीम लाई जा रही है कि जिससे ताजरों के ऊपर जो एक तलवार लटक रही होती थी कि FBR की तरफ से हमें जो है बाज़-औक़ात हरासमेंट होती है, उनकी तरफ से डराया धमकाया जाता है, तो वो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सेल्फ असेसमेंट स्कीम लेके आए हैं। इसके अलावा टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर बेशुमार ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं कि जिससे जो टैक्स देना चाहता है, जो टैक्स नहीं देना चाहता, जाहिर है कि उसके लिए बजट नहीं बनाया जाता, उसके लिए फिर कानून को मजबूत बनाया जाता है ताकि उससे टैक्स लिया जा सके।
क्योंकि हम टैक्स अगर अपनी बेस बढ़ाएंगे तो फिर ही हम अपने रेवेन्यूज को जनरेट सही करेंगे। हो गया। अच्छा, मैं बिल्कुल सही है। जो आप भी बात कर रहे थे, मेरा भी सवाल था उस पर, चटान साहब के दोबारा से जवाब चाहेंगे। जवाब उस पर उन्होंने वफाकी बजट पर तो एतराज़ किया। मैं सूबाई बजट के हवाले से, चटान साहब आप भी तशरीफ़ लाते हैं कराची भी, और जब भी बरसी होती है आप लाड़काना सक्खर वहाँ भी जाते हैं। सर 13 साल से चटान साहब हुकूमत होती है एक किसी सूबे में, तो उस सूबे में 10 साल में हमने एक डिज़ास्टर चेंज देखा। जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पंजाब में रही, वो 10 साल 2013 में जब उनके ख़त्म हुए तो बहुत बड़ा एक चेंज नज़र आया उस सूबे के अंदर। हालांकि वो सूबा 12 करोड़ की आबादी का है। 13 साल से मुसलसल हुकूमत आपकी इस सूबे में है। कराची को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, देख चुके हैं। सिंध के बाकी भी बड़े शहरों में आपने देखा है। वो तरक्की कहाँ है सर जिसका दावा किया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से? आज भी किया जा रहा था, आज भी बात हो रही थी, पिछले दिनों में ये बात हो रही थी। वो तरक्की 13 साल के बजट में किधर है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं एक बात का वजाहत करूँ रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए। अहमद जवाद साहब जिस तरह कह रहे हैं कि मरकज़ ने सिंध सूबे को इस साल में इतने अरब रुपए दे दिए और इस साल में इतने अरब रुपए दे दिए, तो रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान वफाक का नाम है और ये वफाक बनता है 4 सूबों से, जिसमें है सिंध, पंजाब, पुख्तनख्वा, बलूचिस्तान और साथ में कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। ये पाकिस्तान है। इसमें मरकज सूबों को पैसे नहीं देते हैं, सूबे वफाक को पैसे देते हैं। ये जो सूबे को पैसे मिल रहे हैं ये वफाक के पैसे नहीं है। और इस वफाक को जो सूबों से पैसे मिल रहे हैं, इसमें सिंध सूबे का 71% शेयर है, 71%। यानी ये इस सिंधियों पे या सिंध सूबे पे किसी का ये एहसान नहीं है कि हम आपको कोई खैरात दे रहे हैं और इस खैरात का इख्तियार हमारे हाथ में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो एनएफसी का एक तरीकाकार है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आपके नुमाइंदे चोर है तो इख्तियार हमारे हाथ में होगा, पैसे आपके हैं, इख्तियार हमारे हाथ में होगा, क्योंकि आपके मुंतखब नुमाइंदों पे हमें यकीन नहीं है। एक मैं इस बात का वजाहत करना चाहता था। दूसरा, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मैं वो जाली फिगर्स, वो झूठी दावे, वो चीज़ें मुझे न खुद पसंद है और न दूसरों के पसंद करता हूँ। मैं ये बड़ा दावा नहीं कर रहा हूँ कि सिंध सूबे में शहद और दूध के नहरें बह रही है, ये दावा मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये दावा मैं ज़रूर कर रहा हूँ कि ये जितना साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध सूबे पे हुकूमत किया, तो पंजाब, बलूचिस्तान और पुख्तनख्वा से वहाँ पे हेल्थ में, एजुकेशन में और सड़कों में इन 4 सूबों से बेहतर तरीके से काम हुआ है। और गरीब लोगों को, किसान को और मजदूर को, इनको ज़्यादा मराद बेनिफिट्स वहाँ पे मिले हैं। एक और काम भी हुआ है, हमें जो कराची मिल रहा था वो अंधेरों में डूब चुका था। पुख्तून उर्दू स्पीकिंग के इलाके से नहीं गुजर सकते थे, उर्दू स्पीकिंग पंजाबी के इलाके से नहीं गुजर सकते थे, पंजाबी जो है वो सराइकी के इलाके से नहीं गुजर सकते थे। कराची बिल्कुल तकसीम हो गया था और हालात ऐसी थे कि कराची वाले कराची वालों को मार रहे थे। हमने एक साथ MQM और ANP को अपने साथ बैठाया, उनको मिलाया। सबसे पहले हमने इस चीज़ पे काबू पाए और फिर इसके बाद जो दहशतगर्दी थी इस पे हमने काबू पाई। तो ये ज़रूर हमने जो है वहाँ पे चटान साहब, वैसे इस चीज़ का क्रेडिट तो नवाज शरीफ साहब लेते हैं। वो कहते हैं कराची का अमन तो नवाज शरीफ साहब ने बहाल किया। बिल्कुल भी उनको भी क्रेडिट मिलता है। अगर मरकज और सूबा एक पेज पे नहीं होते, लेकिन आपको तो ये तो आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है ये सूबे की जिम्मेवारी है। अगर मरकज के साथ सूबे का ताउन नहीं हो, मरकज क्या कर सकता है? चटान साहब, ये 13 साल और 8 साल हुकूमत KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, मैं आपसे सवाल भी जी, मैं एक चीज और का वजाहत करना चाहता हूँ। मजीद अगर किसी ने पूछना है इसके बारे में, जो कराची के जो डेवलपमेंट के बारे में, तो कराची हुकूमत के किसी नुमाइंदे से पूछे, वो बिल्कुल फिगर्स के साथ उसको आप सही है। मैं इसलिए आपसे एक बात का वजाहत करता हूं, एक सेकंड, एक बात का वजाहत करता हूं। अहमद जवाद साहब ने पेट्रोल की बात की कि ये दुनिया में पेट्रोल इतने हैं। अहमद जवाद साहब, हमारे दौर में पेट्रोल मिल रहे थे
170 160 डॉलर फी बैरल। हमारे दौर में 160 डॉलर से फी बैरल इंटरनेशनल मंडी में कभी फ्यूल का कीमत कम ही नहीं हुआ है। लेकिन इन दिनों में असद उमर और जनाब मुहतरम इमरान नियाज़ी साहब हर वक्त कहते थे कि ये वक्त की भी थोड़ी सी कमी हो रही है। मैं असेंबली के कीमत 45 रुपए होना चाहिए। अच्छा, चटान साहब हमारे साथ रहिएगा। अली गौहर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बलोच साहब, ये जो भी मामला हुआ, आप और कुछ और मेंबरान के लिए दाखिलों के ऊपर पाबंदी लग गई। अब तो हालात अंदर बड़े सुकून से हो गए, अपोजिशन भी वहाँ बैठ की, हुकूमत भी बैठ की, तो यहाँ तक जो नहज पहुँची है उसमें सुना है आपका भी उतना ही हाथ है जितना हुकूमत का हाथ है। क्या कहेंगे अपने हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हाउस को चलाना होता है, हाउस का कस्टोडियन स्पीकर होता है, और हुकूमत का ये मतलब है कि जिम्मेदारी है कि वो अपोजिशन के साथ जो हाउस चलाने के मामलात हैं उनको अपनी फ़हम व फरासत के साथ चलाएं और तहम्मुल के साथ चलाएं। लेकिन इधर बिल्कुल उल्टा मामला है, चूँकि इस गवर्नमेंट के कई मसाइल हैं। एक तो ये है कि ये प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट भी नहीं है हमारा, तो बिल्कुल ये ऊपर से ट्रांस भी है, और अपने कॉल और फेल की वजह से ये फिर वक्तन फक्तन साबित भी करते हैं कि वाकई ही वो हकीकत है। जो तूफान भी कंटेनर पर होता था, आज वही ये हुकूमत में आए तो हुकूमत के अंदर असम्बली के बेंचों पर भी वही कुछ ही करते हैं। कोई वजीर इनका उठता है, वो सबसे पहले ऑपोजिशन को एक गालियों भरी तकरीर सुनाता है, स्पीकर साहब उसको टाइम देते हैं उन लोगों को। प्राइम मिनिस्टर खुद जो है वो इनके वो जो तर्जुमान करके डेली के टारगेट देता है कि आज तुमने इतनी बदतमीजी करनी है, तुमने इतनी बदतमीजी। अली गौहर बलोच साहब, लेकिन कहा कि कौमी असम्बली में जो गालियों का आगाज़ हुआ वो आपसे हुआ। ये कुछ रिपोर्ट थी कि आपने पहले कोई गाली दी, उसके बाद अली नवाज अवान और फिर बाकी लोग हो गए। क्या ऐसा ही हुआ? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने हाउस में गाली दी नहीं। मैं नारे लगवा रहे थे, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट हमारा आईनी और जमहूरी हक है, और जो गाली थी वो गाली अली नवाज अवान ने दी। अली नवाज अवान की गालियां मीडिया पर भी हैं, सोशल मीडिया पर भी हैं, और उसकी वीडियोस भी हैं जो जितनी गंदी उसने गालियां दी। और जाहिर है जहां पर हमारी माएँ बहनें बैठी होती हैं, पूरे टीवी पे भी सुन रही होती हैं, हम किसी की गाली को अफोर्ड नहीं करते। उन गालियों के जवाब में जो कुछ मैंने, वो जो मेरे अल्फाज थे वो उन लोगों के लिए थे जो लोग वो गालियां दे रहे थे। और अली नवाज अवान ने कहा कि शेख साहब ने मुझे पहले गाली दी है। बात ये है कि जो कैमरे हैं वो जो हाउस के अंदर लगे, वो तो स्पीकर के अंदर रहती है मैनेजमेंट सारी, तो वो शेख साहब की वीडियो मीडिया को भी जरा दे दे जहां पर उन्होंने पहले गाली निकाली है शेख रोहेल असगर साहब की। गालियां अली नवाज अवान ने दी, कॉपी अली नवाज अवान ने वो बजट की बुक मारी जो कि सारे मीडिया पर आपके तमाम टीवी चैनल पर भी चला है। तो फिर उसके बाद चल वाला मामला अली गौहर साहब हो गया। फिर शेख साहब ने तो खैर गालियों को पंजाब का कल्चर भी कह दिया और उस पर वो बज़िद भी रहे। बहरहाल अब हालात कौमी असम्बली में अब कदरे बेहतर भी हो गए। बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। अहमद जवाद साहब आपका भी और अखुनज़ादा चटान साहब शुक्रिया अदा करते हैं। एक बड़ा अहम मामला यह है कि पाकिस्तान में रोज़गार के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही होती है। इस हुकूमत ने आकर 1 करोड़ नौकरियों की बात की। ये किसी हुकूमत के लिए क्या पॉसिबल भी है कि वो सरकारी तौर पर कोई 1 करोड़ नौकरियां दे, या फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऐसे मौके पैदा हों कि नौकरियां इस तरह से हों कि लोग काम कर रहे हैं। एक चीज़ और अगर आपने पिछले 12-14 साल में देखी है वो है इंटरप्रेन्योरशिप। लोग खुद अपना बिजनेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, नए आने वाले लोग। तो उनमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा उभरी कि लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया, हालात बदलते गए, जिद्दत आती गई, और फिर एक लफ्ज़ आ गया ई कॉमर्स का कि आप ई कॉमर्स कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? इंटरनेट के ज़रिए आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। उसकी बहुत सी शाखें हैं, लेकिन दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम आया, वो था अमेज़ॉन का, कि अमेज़ॉन के ज़रिए आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। लोग सवाल करते हैं कि आप घर में बैठे हुए अमेज़ॉन पे बिजनेस कैसे कर सकते हैं?
पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही ई एक्सपर्ट मौजूद हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में अमेज़ॉन के हवाले से बिजनेस भी कर रहे हैं और बड़ा जाना पहचाना नाम है अमेज़ॉन में। हाफिज़, बहुत शुक्रिया साहब आपके वक्त का। सर, बहुत आप मसरूफ़ हैं ई कॉमर्स में, सारा दिन कंप्यूटर में बैठे, लेकिन सादा सा मेरा सवाल है कि ई कॉमर्स में नौजवान घर बैठे हुए अर्निंग कैसे कर सकते हैं? इसके अंदर दो तरीके होते हैं अर्निंग के ना अमेज़ॉन पे। एक तो ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं अमेज़ॉन पे, उसके लिए ऑफ कोर्स आपको बजट चाहिए होता है, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, फिर आप प्लानिंग करते हैं कि मैं क्या प्रोडक्ट बेचूंगा, फिर उसको अमेज़ॉन पे बेचते हैं, वहाँ से आप पैसे कमाते हैं। इसके लिए तो मेन चीज़ ये है कि आपको पैसे चाहिए और आप फिर पैसे कमाएंगे। लेकिन हमारा मेन फोकस होता है नौजवान नस्ल के लिए कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो पैसे किस तरह से कमाएंगे। अच्छा, वो पैसे इस तरह कमाते हैं कि जो लोग अमेज़ॉन पर बेच रहे हैं उनको सर्विसेज दे के वो पैसे कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी अमेज़ॉन पे बेचता हूँ, लेकिन मैं अपने अकाउंट्स खुद हैंडल नहीं करता है अमेज़ॉन के। मैंने एक टीम रखी हुई है, उसको मैं पे करता हूँ। तो वर्चुअल असिस्टेंट हम इसे कहते हैं अमेज़ॉन का, जो कि 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग लेके बच्चे ये काम सीख लेते हैं और उसके बाद वो $300 से $400 एक क्लाइंट से चार्ज करते हैं। अच्छा। और उसको सर्विसेज देते हैं, उसको बताते हैं कि आपने अमेज़ॉन पे क्या बेचना है, उसको हमने सोर्स कैसे करना है और उसके बाद उसको टॉप स्पॉट पे रैंक कैसे करना है अमेज़ॉन पे। अच्छा, तो इसमें मैं आपको यहाँ पर रोकें, इसमें दो चीज़ें मेरी समझ में आ रही। एक तो नई जॉब क्रिएट हो रही है, जो बच्चे ट्रेन कर रहे हैं उन लोगों को बता रहे हैं कि आपने कैसे सेल करना, और जिनके पास सरमाया है वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ प्रैक्टिकली तो ये दो बड़ी अच्छी चीज़ें सामने आ रही। कंटिन्यू कीजिएगा। मेरा सवाल लेकिन है कि जिनके पास पैसा ही नहीं है, और रिस्क कितना है इस सारे फैक्टर के अंदर अहमद साहब, कि पैसा हो, लगा रहा हो तो रिस्क हो तो खुदा न खास्ता कुछ ज़ाया हो जाए। देखें, बिजनेस है, रिस्की तो है। हम लोग किसी को ये ख्वाब नहीं दिखाते कि आप आज अमेज़ॉन पे बिजनेस करेंगे और कल आप करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। टाइम टेकिंग बिजनेस है, रिस्की बिजनेस है, लेकिन अगर आपके पास अच्छी मेंटोरशिप हो, अच्छी टीम हो, तो आपके चांसेस सक्सेस के बढ़ जाते हैं। लेकिन ये रिस्क उनके लिए जो अमेज़ॉन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बच्चों के लिए तो कोई रिस्क नहीं है, उन्होंने स्किल सीखनी है। अब मुझे महीने का प्रॉफिट अगर 8 महीने के बाद आना शुरू होगा तो मैंने अपने असिस्टेंट को पहले महीने से सैलरी देनी है। तो इसलिए नौजवान नस्ल अगर इस तरफ आएगी, आप लोग ये काम सीखेंगे, बच्चे ये काम करेंगे, तो उनको तो पहले महीने से पैसे मिलेंगे जब उनको जॉब मिलेगी। तो सही। तो ये एक्सट्रीम कॉमर्स जिसे कहते हैं, ये क्या है? और कहा जाता है कि ये नौजवानों की बेहतरी के लिए काम कर रही, ये एक्सट्रीम कॉमर्स बुनियादी तौर पर क्या चीज़ है? ये हमारे इदारे का नाम है, एक्सट्रीम कॉमर्स के नाम से हम पाकिस्तान में, और ई कॉमरेड्स के नाम से हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। और इस पे हम लोगों को ट्रेनिंग्स देते हैं कि अमेज़ॉन पे आपने किस तरीके से बेचना है, प्रोडक्ट जो हंट करनी है, उसके बेसिकली इनको बच्चों को टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। इसके अंदर जो बुनियादी टेक्निक्स हैं वो सबसे पहली चीज़ आती है प्रोडक्ट हंटिंग, कि आपने अमेज़ॉन पर बेचना क्या है। उसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं, इंटरनेशनल मार्केट से हम वो टूल्स लेते हैं, मर्चेंट वर्ल्ड है, हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है। वहाँ से हम देखने के बाद जब हम टूल्स लेते हैं, टूल्स पे रिसर्च करते हैं कि ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे इससे पहले कितने लोग बेच रहे हैं और उनका डेली या मंथली रेवेन्यू क्या है। सही। उसके मुताबिक फिर हम डिसाइड करते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट में इतना मार्जिन है, हम compete कर सकते हैं, हम इसको मार्केट में लेके आएँ या इसको स्किप करके कोई और प्रोडक्ट करें। फिर अगला स्टेप आ जाता है प्रोडक्ट सोर्सिंग का, कि इसको अलीबाबा से अच्छी प्राइस पे सोर्स करना। फिर एक पीपीसी एक स्किल है, पे पर क्लिक के अपने प्रोडक्ट एडवर्टाइज करके अच्छी आपने सेल कैसे लेके आनी। तो अगर बच्चे कोई एक स्किल भी सीख लेते हैं, उसकी बेस पे भी वो अपवर्क और फाइवर से पैसे कमा सकते हैं। सही। ये तो आप बता रहे हैं कि ये जो बच्चे जो इस काम के लिए कर सकते हैं, लेकिन उनको बिजनेस करना चाहे, कि अहमद साहब का एक प्रोडक्ट है वो लॉन्च करना चाहें, मुदस्सिर इकबाल की कोई चीज़ है तो वो लॉन्च करना चाहे, वो क्या तरीका कार होगा? उसके लिए मिनिमम आपको 25 से 30 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अच्छा। आप फिर कोई बच्चा हायर करते हैं जो ट्रेंड होता है, उसको बताते हैं कि मेरा ये बजट है, वो उस बजट की प्रोडक्ट हंट करता है, उसको हम चाइना से खरीदते हैं, वहीं से अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे भेजते हैं। अमेज़ॉन पे काम करने के दो मॉडल हैं बेसिकली, एक को हम कहते हैं FBA फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, और एक है FBM फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन हम प्रेफर करते हैं कि ये बिजनेस ऑटोमेशन पे होता है। अच्छा। कि आपने अपनी चीज़ खरीदी, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में UK में रख दी, 2000 यूनिट 3000 यूनिट। ठीक। अब डेली का जो भी ऑर्डर आपके पास आ रहे हैं वो अमेज़ॉन ने शिप करना है कस्टमर को, आपका काम नहीं है, आप रिलैक्स हैं इसमें। सही। अगर आप FBM मॉडल में काम करते हैं UK या US में रह के, तो उस पर यह होता है कि डेली का ऑर्डर आपने खुद भेजने। लेकिन अभी क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ी अचीवमेंट जो अमेज़ॉन की ID पाकिस्तान से बनना शुरू हुई है, इस पर आप पाकिस्तान से बैठ के भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स, जो आप FBM मॉडल में कर सकते हैं थोड़े कम बजट के अंदर। लेकिन जो प्रेफरेबल बिजनेस है वो FBA है अमेज़ॉन का। सही। तो ये एफिलिएशन मार्केटिंग क्या चीज़ है, तो वो क्या है इससे रिलेटेड इस काम के अंदर? अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग तो बेसिकली वो एक मार्केटिंग का एक तरीका कार है कि आप एक लिंक के जरिए बताते हैं कि ये प्रोडक्ट खरीदें तो आपको थोड़ा सा कमीशन मिलेगा। हम कोई उसको बहुत अच्छा बिजनेस कंसीडर नहीं करते। सही। आपको स्किल सीखनी चाहिए,
मेरे मुराद मैं जिन बच्चों से मुखातिब हूँ कि बच्चे वो स्किल सीखेंगे कि आप A to Z बिजनेस हैंडल करें, अपना प्राइवेट लेबल, अपनी प्रोडक्ट अमेजोन पे बेचें, बजाय इसके कि आप किसी दूसरे के लिए मार्केटिंग करें। आप अपने नाम से ब्रांड रजिस्टर करेंगे UK या US में, और वहीं पे अमेजोन मार्केट प्लेस पे अपनी प्रोडक्ट बेचेंगे आप। सही। तो ये अब कि कम से कम आप बता रहे हैं कि $25,000 जो है वो, तो इसका मतलब है जो बिज़नेस कर रहा है उसके पास कम से कम इतनी मालियत का एक अपनी प्रोडक्ट हो, देन ही वो अपना बिज़नेस कर सकता है। इससे कम अमेज़ॉन पे बिज़नेस पॉसिबिलिटी नहीं है। इससे कम अगर हम नई मार्केट देखें, अमेज़ॉन अभी दुबई में आया, पहले सूक होता था उसको अमेज़ॉन ने बाय कर लिया, तो दुबई मार्केट में अगर आप लॉन्च करते हैं तो वो आप $5,000 to $7,000 में कर सकते हैं, क्योंकि अभी छोटी मार्केट है। बेसिकली ये बजट आपको चाहिए होता है इन्वेंट्री के लिए। अब यूके में एक प्रोडक्ट की सेल ही इतनी ज़्यादा है, आप 10-15 हज़ार का सामान खरीदेंगे तो आप उसको बेच पाएंगे। आप 2000 से भी शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन में स्टॉक खत्म हो जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक चले जाएंगे, मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी आपकी। तो बेसिकली जो पैसा आपको चाहिए होता है वो मार्केटिंग और इन्वेंट्री के ऊपर चाहिए। चलिए इस पर मज़ीद भी बात करते हैं, और हम बात कर रहे हैं इस वक्त ई-कॉमर्स के हवाले से। तो मेरा सवाल अहमद साहब आपसे एक बड़ा आम है, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर 1 करोड़ नौकरियों की बात करें, आपके पास कुछ सोल्यूशन है? ये 1 करोड़ नौकरियां, जैसे मैंने अपने इब्तदाई में कहा कि वो हो सकती हैं ई-कॉमर्स के ज़रिए, क्या नौकरियों का अमल शुरू किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है, और बल्कि अब आसान हो गया है। जबकि अमेज़ॉन की आईडी पाकिस्तान से बनना शुरू हुई है, तो ये बड़ा आसान है कि देखिए हमारी यूथ है, मोर देन 60% हमारी यूथ है जी, और हमारी आबादी है 22 करोड़ की। लेकिन हम इसको कर लेते हैं कि चलें 50%, 10 करोड़ हमारी यूथ है। 10 करोड़ यूथ में से सिर्फ 10 लाख लोग अगर बिजनेस शुरू कर देते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करते हैं, सर्विसेज बेचते हैं अपनी, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा। अच्छा। बच्चे अपनी छोटी छोटी एजेंसीज बनाते हैं, 5-6 लोग अपने मिलके एजेंसी बनाते हैं, अपवर्क पे सर्विसेज देते हैं अमेज़ॉन की। उनमें से एक PPC का एक्सपर्ट हो जाता है, एक हंटिंग का हो जाता है, एक सोर्सिंग का हो जाता है। तो अगर 10 लाख लोग ये काम करते हैं और अपने साथ 8 से 10 लोग भी टीम में रखते हैं, तो 1 करोड़ तो यहाँ से पूरा हो जाता है। और ये बहुत, मैं आपको बिल्कुल देखिए 10 करोड़ नौजवानों में से सिर्फ 10 लाख एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो इतनी बड़ी ये मार्केट है कि इतने लोग इस चीज़ के अंदर आ सकते हैं इस मामले में? ये एक तो पहले ही बहुत बड़ी मार्केट थी। अमेज़ॉन दुनिया की इस वक्त नंबर 1 कंपनी है, और कोविड के बाद तो ऑनलाइन सेल्स 3 गुना बढ़ गई हैं। तो अभी अगले चंद सालों में इसमें कुछ सैचुरेशन के चांसेस नहीं है। बहुत बड़ी मार्केट है, सारी दुनिया काम कर रही है, और पाकिस्तान इस वक्त आपको पता है कि फ्रीलांसिंग में टॉप 5 कंट्रीज़ में आ रहा है। सही। तो अब ऑलरेडी इतना काम हो रहा है, और हमारे पास एक बहुत बड़ी मार्केट मिल गई अमेज़ॉन की फ्रीलांसिंग। अच्छा। इससे पहले की जो फ्रीलांसिंग है वो है नॉर्मली कंटेंट राइटिंग में, ग्राफिक डिजाइनिंग में, जो हम पाकिस्तानी कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर पैसे भी ज़्यादा हैं और इसके अंदर टीम वर्क होता है। आप 8 से 10 लोग भी अगर एक टीम में रखें तो 1 करोड़ नौकरियां तो यहीं से पैदा हो जाएंगी। तो ये आपने वैसे बड़ा सादा सा तरीका बता दिया, 10 लाख, और बता रहे हैं कि मार्केट भी बहुत बड़ी है। लेकिन चले मैं अब, क्योंकि आप कैमरे में देख के ज़रूर बताइए कि स्टेप बाय स्टेप किसी ने अगर ये आगाज़ करना है तो वो क्या तरीक़ाकार अहमद साहब हो सकता है? इसका बहुत आसान है। आप लोग फेसबुक, यूट्यूब पे अमेज़ॉन के बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हैं कि अमेज़ॉन पे आपने क्या बेचना है, कैसे बेचना है। आप अमेज़ॉन पे जाके देखें। अच्छा। हमारा ग्रुप है फेसबुक पे, ई-कॉमरेट्स बाय हाफिज़ अहमद। आप हाफिज़ अहमद जाके देखें, बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं वहाँ पे, आपको पूरा तरीका मिलता है। पहला स्टेप आपको मिलता है कि आपने अमेज़ॉन बेसिकली है क्या, आपको इन शॉर्ट ये बताया जाता है। उसके बाद बताया जाता है कि हंटिंग कैसे करनी है, सोर्सिंग कैसे करनी है, और पूरा हमारा कोर्स है। उसके अंदर वीडियो कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स भी हैं, हर तरह से हम सिखाते हैं, हर तरह के तबके को हम साथ लेके चलते हैं। सही। अच्छा, एक और जो चीज़ है वो ये है कि आप ख़ुद भी इस वक्त अमेज़ॉन पर सेल भी कर रहे हैं, उससे अच्छी माशाल्लाह आपकी अर्निंग भी हो रही है, फिर ये आप लोगों को ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं अहमद साहब? नहीं, ये तो इसलिए दे रहे हैं कि इल्म या जो भी चीज़ आप देते हैं तो वो बढ़ती है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह एक विज़न के तहत काम कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में $1 बिलियन की एक्टिविटी लेके आनी है, और वो अकेला मैं ला नहीं सकता। ज़ाहिर है हम जितने लोग मिलेंगे, जितने लोग मिल के काम करेंगे, कुछ फ्रीलांसिंग करेंगे, कुछ अमेज़ॉन पे बेचेंगे, इवेंचुअली वो सारा पैसा पाकिस्तान आएगा तो हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। तो बेसिकली हम ये कॉज के लिए काम कर रहे हैं, इसके अलावा हमारा इसमें कोई कितना, अगर किसी ने ट्रेनिंग लेनी है, कितना अरसा उसको ये सारे अमल का लगता है? फिर फीसिस वगैरह भी इस वक्त जो एक बंदा वैसे मेरे जैसा जॉबलेस बैठा हो, उठ के आ जाए अहमद साहब की ट्रेनिंग लेनी है, तो उसकी भी नॉमिनल फ़ीस रखी हुई है आपने कोई? मुदस्सर भाई, मैं आपको बिल्कुल सिंपल से एक लॉजिक देता हूँ इसमें कि यूनिवर्सिटी के डिग्री पे हम लोग लगाते हैं 4 साल ग्रेजुएशन में, बिल्कुल, और वहाँ पे लाखों रुपए देते हैं, और दुनिया में कोई ऐसी नौकरी नहीं है कि जो आपकी 4 साल के पैसे आपको पहले महीने में रिकवर करके दे दे। बिल्कुल। अमेज़ॉन की ट्रेनिंग पे 200, 300, 400 डॉलर्स लगते हैं, 50, 60 हज़ार, 70 हज़ार रुपये। अच्छा। और आप पहला क्लाइंट मिलते ही 1 महीने में वो पैसा रिकवर कर लेते हैं। तो ये इस हिसाब से ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। ज़ाहिर बात है इसमें रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, बहुत सारी कॉस्ट आती है, ऑपरेशनल कॉस्ट आती है। तो हमारा मेन मकसद पाकिस्तान की खिदमत करना है।
सही। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि अब आपने बताया कि ये एक तरीक़ाकार है जिसके तहत ये तमाम तर चीज़ें हो सकती हैं। पाकिस्तान में जब से ये अकाउंट शुरू हुआ है तो आप कितनी तेज़ी अमेज़ॉन के अंदर देख रहे हैं कि लोग इस पे काम वाकई कर रहे हैं और तेज़ी के साथ, और हमारी नौजवान नस्ल जो है ख़ास तौर पर IT रिलेटेड जो है वो इस काम में वाकई तेज़ी के साथ इन्वॉल्व हुई है, या अभी झिझक रहे हैं, डर रहे हैं, नई चीज़ के आने का देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं? नहीं, नई चीज़ के आने का नहीं देख रहे। जिन लोगों को पता है ना पहले से, फ़र्क ये था कि जब पाकिस्तान से आईडी नहीं बनती थी तो हम लोग यूके में कंपनी खोलते थे या यूएस में कंपनी खोलते थे, वहाँ से अमेज़ॉन की आईडी बना के काम करते थे, तो उससे हमारे मुल्क का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। पेमेंट यूएस या यूके के बैंक में आती थी, वहाँ से वो चाइना चली जाती थी सप्लायर के पास। अभी जब ये सब कुछ पाकिस्तान से हो रहा है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। लेकिन जो लोग जानते हैं या अभी जब लोग आएंगे उन्हें ये पता चलेगा कि इसमें रिस्क कोई नहीं है, क्योंकि अमेज़ॉन तो बहुत पुरानी कंपनी है। हमारे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है कि उसने अपनी सेलर लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल किया। अब आप पाकिस्तान से बैठ के आईडी बनाएंगे, अब काम आसान हो गया है। अगर हम इस सेंस में बात करें कि अमेज़ॉन पे काम करना कितना रिस्की है या पता नहीं ये कंपनी भाग जाएगी या ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, इतने सालों से काम कर रही है, तो इसके अंदर उस हिसाब से कोई ख़तरे की बात नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान से आईडी बनने का फ़ायदा ये होगा कि पैसा आपके मुल्क में आएगा, आपके अपने बैंक अकाउंट में पैसे होंगे, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे कि मुझे अमेज़ॉन की आईडी बना दो, अपनी आईडी बनाएंगे, अपने नाम पे बिजनेस करेंगे आप। सही। तो ये KYC जो है वो उसकी भी ज़रूरत नहीं होगी? ये वैसे KYC क्या चीज़ है कहा जाता है? नहीं, ये पाकिस्तान के अंदर से जो आईडी बनना शुरू हुई है उसके अंदर अब आपको बाहर की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। आपका पाकिस्तानी डेबिट क्रेडिट कार्ड चलेगा, आपका पाकिस्तानी मोबाइल नंबर चलेगा, आपकी अगर पाकिस्तान से कंपनी खोल के यूके में आईडी बनाते हैं तो पाकिस्तानी कंपनी चलेगी। तो अब आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान से इस्तेमाल होंगी और पाकिस्तान से आईडी बनेगी, जिसमें अब हमें बाहर किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। सही। तो अगर पाकिस्तान जो प्रोडक्ट्स है उसके हवाले से अगर बात, जैसे आपने एक मिसाल दी कि जी चाइना से उठाते हैं हम वेयर हाउस में वहाँ दे, तो पाकिस्तान के अंदर जो लोकल यहाँ की प्रोडक्ट्स हैं, क्या उसका भी कोई तरीक़ाकार हो सकता है कि यहाँ से वहाँ भेजा जाए? किसी की अपनी प्रोडक्ट बना रहा है तो वो अमेज़ॉन पर भी सेल कर सकता है? जी बिल्कुल, इसमें बड़ा अच्छा पोटेंशियल है। अगर हम अब फैसलाबाद की बात करें, टेक्सटाइल है, सियालकोट में है हमारी इंडस्ट्री, वज़ीराबाद है, कराची है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी, तो अपनी प्रोडक्ट्स भी आप बेच सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको उसकी वायबिलिटी चेक करनी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपका दिल करे कि मैं ये ग्लास बेच लूँ तो आप बेचना शुरू कर दें। आप जो मैंने टूल्स बताए, जो बच्चे ट्रेंड होते हैं वो आपको चेक करके बताएंगे कि ये प्रोडक्ट वायबल भी है या नहीं है, इसकी अमेज़ॉन पे कितने लोग डेली का आके ये कीवर्ड टाइप करते हैं कि मुझे ग्लास ख़रीदना है। तो मार्केट रिसर्च के साथ बिल्कुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट, टेक्सटाइल तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और आप ये बेच सकते हैं अमेज़ॉन पे। हमारा मेन फोकस होता है कि हमने अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट जब बेचने लगते हैं तो हम पहले प्रोडक्ट हंटिंग के फेज से गुजरते हैं। सही। हम ये डिसाइड नहीं करते कि अगर मैं ग्लास बना रहा हूँ तो मैं ग्लास ही बेचूंगा। हम वायबिलिटी देखते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद हम वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। सही। अच्छा, एक चीज़ जो है कि अब कोई आदमी है वो अपना पार्ट टाइम ये काम करना चाहता है ऑफिस में, तो क्या वो आप किससे जो ट्रेनिंग लेना है वो अपने घर में बैठ के ट्रेनिंग हो सकती है, या आप डिफरेंट जो शहरों में अब अपने ऑफिस बना रहे हैं वहाँ ऑफिस में जैसे हमारा क्लासरूम का एक माहौल होता है वैसा है, या फिर ऑनलाइन क्लासेस की तरह ट्रेनिंग चल रही है? अगर कोई लेना चाह रहा है तो क्या तरीक़ाकार होगा? ट्रेनिंग ज़्यादा हमारी जूम पे ही होती हैं, ऑनलाइन ही होती हैं। वीकेंड पे नॉर्मली हम क्लासेस रखते हैं, 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है, 2 से 3 महीने का कोर्स होता है। तो एक तो जूम पे है, दूसरा हमने अभी रिसेंटली शुरू किया है ऑफिस में भी, कराची में भी अभी हमने ऑफिस बनाया, लाहौर में भी, तो हम वहाँ पे फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी देते हैं। लेकिन फ़िज़िकल ट्रेनिंग हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टर या जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं वो फ़िज़िकल ट्रेनिंग आके लें, ताकि जिन्होंने इन्वेस्ट करना है उनको पता हो कि ये बिज़नेस है क्या, बजाय इसके कि आप $25,000 लगा दें किसी के कहने पे, पहले आपको खुद पता होना चाहिए। लेकिन जो बच्चे फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं उनके लिए रिकमेंडेड यही है कि वो फिजिकल ट्रेनिंग की तरफ ना आएँ, वो ऑनलाइन जूम पे ट्रेनिंग लें। वहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि अमेज़ॉन के जो हमारे लाइव अकाउंट्स हैं वो दिखाते हैं, उस पर प्रोडक्ट लिस्ट करके दिखाते हैं, रैंक करके दिखाते हैं, PPC चला के दिखाते हैं, सारी चीज़ें लाइव अकाउंट्स पे होती हैं। आपको वो अकाउंट्स दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो जूम पे भी हो रही है और इन हाउस पे ट्रेनिंग्स अवेलेबल है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि डोमेन जो है वो ख़रीदना पड़ती है, फिर होस्टिंग का मामला है, फिर आप अपनी जो है वर्डस्पेस पे साइट खरीदते हैं, उसके बाद ये चीज़ें होती हैं, यही तरीकाकार होगा फिर इसके करने का? नहीं, ये सब पहले होता था। अच्छा। पहले होता था, हम VPS यूज़ करते थे, VPN अपनी लोकेशन चेंज करके, क्योंकि पाकिस्तान अमेज़ॉन की लिस्ट पे नहीं था, तो हम लोग VPS ख़रीद के उस पर वर्चुअली बैठे होते थे कि हम अमेरिका में बैठे हैं या UK में बैठे हैं। अभी तो ये सारे मसले हल हो चुके हैं। अच्छा। अभी आप पाकिस्तान से क्या करना होगा? अभी आप नॉर्मल पाकिस्तानी IP अपना लैपटॉप खोलेंगे, सिंपली गूगल क्रोम पे जाएंगे, वहाँ पे अमेज़ॉन की ID क्रिएट करेंगे, पाकिस्तानी सारे अपनी चीज़ें यूज़ करेंगे। अब हमें ये मुश्किलात नहीं रही जो पहले हमें आती थी। अच्छा, तो इसमें कोई ज़रूरी तो नहीं है
कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, IT एक्सपर्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो लोग इसमें आ सकते हैं? किस टाइप का ये है कि वो चीज़ें सीखने में आसानी हो? हमारे बहुत ज़्यादा सिंपली ग्रेजुएट जो बच्चे हैं वो अभी बेरोज़गार हैं, जिन्होंने इंटर किया है वो कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, तो इसमें कोई वो तो कैद नहीं है कि आप बहुत अच्छा पढ़े लिखे आदमी हों या कोई गुजारा चल जाता है इसमें? इसमें मेन चीज़ है आपकी इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि आप काम करते हैं ज़्यादा गोरे क्लाइंट्स के साथ। अपवर्क और फाइवर पे आप फ्रीलांसिंग करते हैं, गोरा आपको अपना अकाउंट दे देता है, अब उसके साथ कम्युनिकेशन करनी है, आपको इंग्लिश तो थोड़ी बहुत आनी चाहिए। बाकी इतना टेक्निकल होना ज़रूरी नहीं है, वो कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं, आप 2 से 3 महीने में सीख के इस काबिल हो जाते हैं। अलबत्ता इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, फिर ही आप इस काम में आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, तो ये ड्रॉप शिपिंग इस काम में बेहतर है या वेबसाइट बनाकर इन चीज़ों को सेल करना वो बेहतर है? ये इसमें फ़र्क है? ये अमेज़ॉन पे डिफरेंट मॉडल्स हैं। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आप एक जगह से चीज़ खरीदते हैं और दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे बेच देते हैं, लेकिन इससे आपका कोई एसेट नहीं बनता और ना आपकी इससे कोई वर्थ बन रही होती है। अच्छा। आपकी किचन इनकम ज़रूर जनरेट हो जाती है इससे, लेकिन अगर आप स्किल्स सीख लेते हैं और अमेज़ॉन FBA प्राइवेट लेबल या FBM की स्किल्स प्रोवाइड करते हैं अपवर्क पे, फाइवर पे, वहाँ पे आपका पूरा बैकग्राउंड बन रहा होता है, घंटे चल रहे होते हैं कि इस बंदे ने 500 घंटे चला लिए, 1000 घंटे चल गए अपवर्क पे, वो आपकी पूरी प्रोफाइल होती है। और अगर आप FBA प्राइवेट लेबल करते हैं, अपने नाम की प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वो आपका एसेट बनता है। एसेट इस तरह से बनता है कि अगर आप ये ग्लास अमेज़ॉन पे बेचते हैं और आपका महीने की सेल है आपकी $10,000 की और आपका प्रॉफिट है $3,000, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 30 मंथ्स के प्रॉफिट पे आपका वो एसेट बिक जाता है। सही। कोई भी आदमी, एम्पायर फ्लिपर है, flipper.com है, इंटरनेशनल वेबसाइट्स, वहाँ पे जाके आप अपना बिजनेस बेच सकते हैं। तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो उसके अंदर आपका एसेट नहीं बनता, आपकी कुछ आप इनकम ज़रूर जनरेट कर लेंगे मंथली, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं बनती आपकी। ठीक। अच्छा, अगर रब्ता करना हो आपके, तो आपके पेजेस और चीज़ें हैं कि अगर लोग जो है वो ट्रेनिंग लेना चाह रहे हों? वैसे तो मैं आपकी गुफ्तगू से मुझे लगता है मैं भी कुछ ट्रेनिंग ले गया, हमारे PCR बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, वो काफ़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो शायद आज ही शुरू कर दें। तरीक़ाकार क्या होगा कि अगर आपसे कोई रब्ता करें तो? hafiz-ahmed.pk मेरी वेबसाइट है, वहाँ पे चले जाएं, या हाफिज़ अहमद आप गूगल पे जाके लिखेंगे, आपके सामने सब डिटेल्स आ जाएंगे, टीम का कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे। सही। तो वहाँ से आप, या फेसबुक पे देख लें, पेज भी अवेलेबल है, वहाँ से आपको सब डिटेल मिल जाएंगी। चलें जी, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम है ई-कॉमर्स का, क्योंकि पूरी दुनिया इसमें बहुत आगे जा चुकी है, हम बहुत पीछे थे। अमेज़ॉन ने भी बहुत देर कर दी पाकिस्तान आते आते, और अब आ गया है तो फिर मेहरबान जल्दी है। तो इसलिए वो जो 1 करोड़ नौकरियां हुकूमत की हैं, उसका इंतज़ार अगर आप करते रहेंगे तो शायद वो कोई भी हुकूमत आपको 1 करोड़ नौकरियां नहीं दे सकती है। नौकरियों के मौके आपने ख़ुद पैदा करने हैं। पाकिस्तान में वो पढ़े लिखे बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है, उन 6, 7, 8 करोड़ बच्चों में से अगर 10 लाख वो नौजवान वो अगर इसमें आ जाएंगे तो फिर तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और अमेज़ॉन हो या बाकी जितनी भी ई-कॉमर्स के तरीक़ेकार है उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद एक्सट्रीम कॉमर्स से, और अमेज़ॉन में अब देखना है कि वो क्या चीज़ें बढ़ेंगी। और प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।